तो आइए शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, और ये खबर जुड़ी है राष्ट्रपति निर्वाचन की। तो जी हां, आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया में जीत हासिल कर ली है और अब वो इस तरह से तैयार हैं देश की अगली राष्ट्रपति बनने के लिए। जी हां, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है उनमें उनको जीत हासिल हुई है। यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से उन्होंने हराया है। मुर्मू को 50% से ज्यादा वोट जिसकी दरकार होती है वो मिल चुके हैं और इस तरह से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब देश की अगली राष्ट्रपति बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, अपेक्षित तो यही परिणाम था, लेकिन विपक्ष ने टक्कर देने की कोशिश की, आखिरकार द्रौपदी मुर्मू की जीत। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपेक्षित था परिणाम, और ये परिणाम जो अपेक्षित था वही सामने भी आया है। घोषित कर दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि राष्ट्रपति उम्मीदवार जो थी द्रौपदी मुर्मू वही अब राष्ट्रपति हैं, और 25 तारीख को इनका शपथ ग्रहण भी होगा, जब हमारे जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो 24 तारीख को, जब उनका कार्यकाल पूरा होगा, 25 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा। आगे की अगर बात करते हैं तो ये विपक्ष ने बहुत बड़ी तैयारी तो की थी। यशवंत सिन्हा ने एक लॉबिंग भी करने की कोशिश की थी, अपने पक्ष में एक माहौल बनाने की भी कोशिश की थी, और लगभग सभी राज्यों में जाकर मिले भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर आया है द्रौपदी मुर्मू की जीत के पीछे, वो ये है कि क्रॉस वोटिंग हुई है काफी बड़ी संख्या में। एक माहौल था, एक समय था जबकि एनडीए ने घोषित नहीं किया था राष्ट्रपति का उम्मीदवार, तब जो यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर काफी चर्चा थी और विपक्ष ने एक तरह से माहौल बना दिया था उनके तरफ, और धीरे धीरे झुकाव भी हो रहा था। जो एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी एनडीए जो पार्टीज हैं, उन्होंने एक झुकाव उस तरफ बना दिया था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम आने के बाद धीरे धीरे माहौल एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में आता रहा। और अगर हम इस चुनाव की बात करते हैं तो इस चुनाव में भी लगभग 15 जो है एमपीज हैं, उन्होंने इनके लिए वोट किया है, द्रौपदी मुर्मू के लिए। इसके अलावा अन्य राज्यों से लगभग 104 एमएलए हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से आगे हटकर क्रॉस वोटिंग करके इनके लिए वोट किया है, द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो कुल मिलाकर इनकी जीत में एनडीए और इनका जो वोटिंग है वो तो शामिल है, साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनकी वोटिंग का परसेंटेज और बढ़ गया है, और अब थर्ड राउंड में भी 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा बाकी टोटल जो राउंड अगर देख रहे हैं तो 72% के आसपास दूसरे राउंड में भी इनको वोट मिले थे। तो 50% का आंकड़ा बड़ी आसानी से उन्होंने पार कर लिया है और देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। जी बिल्कुल, और खास बात इसमें यह है कि देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला आदिवासी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ा दिलचस्प है, पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि अमरीश भी बता रहे थे कि 17 एमपीज ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। एनडीए कैंडिडेट जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके फेवर में विपक्ष की ओर से, और बहुत सारे एमएलएज ने भी किया है। तो अब जो विपक्ष का जो होमवर्क था उसमें क्या कुछ कमी रह गई, अब ये तो पॉलिटिकली आत्ममंथन की आवश्यकता विपक्ष को, लेकिन अपेक्षित यही था। परिणाम बिल्कुल पहले से सबके जहन में साफ थी तस्वीर, लेकिन प्रक्रिया क्योंकि पूरी निभानी है, और उस प्रक्रिया के तहत जो अंततोगत्वा निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विजयी उम्मीदवार घोषित की गई हैं वो एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू अब 15वें राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने शपथ लेती भी नजर आएंगी। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, जरा ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से खबरें आगे बढ़ रही थी। पूरे दिन भर का अपडेट आपको देते हैं। आज सुबह से ही हर टेलीविजन चैनल्स पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध की खबरें छाई रहीं। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 11:45 पर ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस पहुंचने से पहले कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। ईडी की पूछताछ में विरोध में यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 ट्रेनें भी रोकी गई। यही नहीं, कई जगहों पर भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल भी किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के भारी प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने सोनिया गांधी से 2 घंटे से कम पूछताछ की। इसके बाद उन्हें लंच ब्रेक भी दिया गया बाकायदा। ईडी ने जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक सोनिया गांधी से आज की पूछताछ पूरी कर ली गई है और स्वास्थ्य कारणों से उनसे कुछ ही देर पूछताछ की गई। बताया यह भी जा रहा है कि 25 जुलाई को उनसे दोबारा पूछताछ हो सकती है, लेकिन फिलहाल ईडी ने कोई नया समन जारी नहीं किया है।
और सड़कों पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच संसद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद विपक्षी सदस्यों ने ईडी के दुरुपयोग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। कई बार व्यवधान के बाद 2 बजे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर मीडिया में पश्चिम बंगाल की खबरें भी सुर्खियां बनी। खबर आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पार्टी टीएमसी की शहीद दिवस रैली को संबोधित किया और रैली में हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सड़क लोगों की भीड़ से इस कदर पड़ गई मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई है और हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत है। पश्चिम बंगाल की खबरों के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल की एक घोषणा सभी जगह सुर्खियां पाती हुई नजर आई और ये उनका जो पुरानी चिरपरिचित घोषणा है वही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में फ्री बिजली की घोषणा करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महंगाई इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है, ये बड़ी समस्या है। बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे हमने दिल्ली में फ्री की है बिजली, पंजाब में 3 महीने में फ्री बिजली दी है, ऐसे ही हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देंगे। और दोपहर के करीब सुप्रीम कोर्ट में काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी विवाद की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने या उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में जो भी कहना हो जिसे वो वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में कहें। याचिकाकर्ता राजेश मणि त्रिपाठी ने शिवलिंग की पूजा की अनुमति की मांग की। और इसी बीच कोरोना से जुड़ी खबरों पर भी लोगों का ध्यान गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 21,566 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान संक्रमण के कारण 45 लोगों की मौत भी हो गई। मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,294 लोग रिकवर भी हुए। और बाकी रूटीन खबरों के बीच लोगों का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच जंग की खबर पर भी रहा। इस युद्ध को लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। इस जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में अब तक लगभग 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और करीब 45,000 सैनिक घायल भी हुए हैं। यह दावा भी किया गया कि यूक्रेन के लोगों की भी भारी संख्या में मौत हुई है, लेकिन यह संख्या रूसी सैनिकों की संख्या से काफी कम है। चलिए, हेडलाइंस दिन भर का अपडेट भी आपको दे दिया। अब जरा विस्तार से चर्चा करते हैं हमारी कवर स्टोरीज पर। और आम कंज्यूमर के लिए आज कवर स्टोरीज में बहुत सारी खबरें हम लेकर आए हैं। उसी से शुरुआत कर रहे हैं। पहले हवाई यात्रियों से जुड़ी एक अहम और बड़ी और खुशखबरी से। अब आपको बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। जी हां, आपको याद होगा अगर आपने वेब चेक इन किया है तो आपको चार्ज नहीं देना होता था, लेकिन अगर आप वेब चेक इन भूल गए हैं, नहीं कर पाए और जब आप काउंटर पर पहुंचते थे तो आपको डिमांड किए जाते थे पैसे बोर्डिंग पास जनरेट करने के। अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी। उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कई यात्रियों ने एयरलाइंस के अतिरिक्त चार्ज वसूलने की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और ये अहम फैसला सुनाया है। ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये बहुत बड़ी खबर है और अक्सर हम लोगों ने भी इसको व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस किया है कि वेब चेक इन नहीं हुई तो आप जब काउंटर पे पहुंचते थे तो अतिरिक्त आपसे अचानक से सरप्राइज के रूप में वो चार्ज की डिमांड की जाती थी। कई लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने शिकायत पहुंचाई और उस पर अब उचित कार्रवाई हुई है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, ऐसी ही शिकायतों को संज्ञान में लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि उड्डयन मंत्री हैं, और उन्होंने इस आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच जरूर करेंगे। और उनके मंत्रालय की जांच में ये पाया गया कि इस तरह का जो चार्ज है वो कहीं भी जो एविएशन एक्ट है, एयरलाइन एक्ट है 1937, उसके अंदर कहीं भी इसका प्रावधान नहीं कि इस तरह कोई चार्ज वसूला जा सकता है। और उसी के तहत मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि ये जो चार्ज आप ले रहे हैं, जो अतिरिक्त चार्ज है वेब चेकिंग के अलावा फिजिकल बोर्डिंग पास देने के लिए, वो चार्ज कतई अवैध है या फिर कहिए तो उसको अनैतिक है। उसमें साफ साफ ये कहा गया निर्देश में कि आप
तत्काल प्रभाव से इस तरह के चार्जेस वसूलना बंद करें। हालांकि ये अभी भी ये प्रेरोगेटिव है एयरलाइंस का कि वो किस तरह से इसको हटाते हैं या फिर हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया मंत्रालय ने ये कहा है कि ये चार्ज जो है किसी भी एविएशन के नियम के अनुसार नहीं है और ये पूरी तरीके से गलत है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये आएगा जो एविएशन एक्ट है 1937 उसके अनुसार। और ये अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो उसमें जो चार्जेस थे वो लगभग 200 रुपए थे, जो कि इंडिगो एयरलाइंस लेता था। इसके अलावा गो फर्स्ट भी लेता था किराया, और 300 रुपए के आसपास विस्तारा इसके लिए चार्ज करता था। तो ये 200 और 300 की चार्जिंग है, ये तत्काल प्रभाव से बंद होगी, ऐसा निर्देश एविएशन मंत्रालय ने उड्डयन कंपनीज को दिया है। जी वाकई में, और इसके बारे में क्योंकि इत्तला नहीं दी जाती थी और जितने भी चार्जेस टिकट बुक करने के समय एक कस्टमर से वसूले जाते थे वो ऑलरेडी वसूले जा चुके होते हैं। कोई ऐसा वार्निंग भी नहीं दिया जाता कि आपसे वहां पर डिमांड किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से अनफेयर था और इस पर इसीलिए सरकार ने रोक लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दूसरी अहम खबर आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने खिलौनों के लिए अब 10 स्टैंडर्ड जारी किए हैं। इन तमाम स्टैंडर्ड्स में फिजिकल सेफ्टी, केमिकल से सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर फोकस किया गया है। BIS की तरफ से जारी मानकों में 7 मानक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। इन नियमों के जरिए खिलौनों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने पर फोकस किया गया है। ये नियम विशेष तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किए गए हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर, देश में हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अब छोटे शहरों के अस्पतालों को भी अपने कैशलेस इलाज वाले पैनल से जोड़ पाएंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई ने कैशलेस इलाज के पैनल में जोड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये पूरी खबर क्या है और इसका एक आम आदमी पर कैसे असर होगा, खासतौर से छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आएगा, इस पर बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एग्जैक्टली एडाई की ये कौन सी कार्रवाई है और इससे एक आम आदमी के जीवन में जो इलाज के लिए छोटे शहरों में खासतौर से इंश्योरेंस होने के बावजूद दर दर भटकता था, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, जैसे आपने छोटे शहरों की बात की है, तो छोटे शहरों के जो हॉस्पिटल्स होते थे वो NABH सर्टिफाइड नहीं हो पाने के कारण कैशलेस इलाज वहां पर नहीं हो पाता था। कैशलेस इलाज, भले ही आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है, लेकिन कैशलेस इलाज उन हॉस्पिटल्स पे नहीं हो पाता था। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर ने काफी बड़ा ऐलान किया है। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ही हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हो सकते हैं। तो अभी तक होता यह था कि NABH सर्टिफाइड जो हॉस्पिटल होते थे उन्हें वो सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स का एक रोहिणी नेटवर्क है वहां पर रजिस्टर होना पड़ता था, और जो हॉस्पिटल्स रोहिणी नेटवर्क पे रजिस्टर्ड है वही इंश्योरेंस कंपनी उनको एनपैनल कर पाती थी। तो बड़ी संख्या में टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहरों के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते थे जहां पर बेड्स की संख्या कम है, तो वो वहां पर कैशलेस इलाज नहीं होता था। तो वहां के जो लोग थे उन्हें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता था। कई बार इमरजेंसी में पैसे भी नहीं होते थे, तो ये काफी दिक्कत हो जाती थी मरीजों को, पॉलिसी होल्डर्स को। तो उसका सॉल्यूशन देखते हुए काफी बढ़िया ऐलान किया है इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जिसे अपने पैनल पे हॉस्पिटल्स को लाना है, तो वो अपनी पॉलिसी खुद बना सकती है। उनके बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक ही हॉस्पिटल्स को एनपैनल किया जा सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल जो है वो कैशलेस फैसिलिटी के दायरे में आएंगे। और एक और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन के बाद कहा गया था कि गोल्डन आवर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैशलेस होना चाहिए हॉस्पिटल्स में नियर बाय के। तो देश में जो लाखों मौतें होती है गोल्डन आवर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की, तो वहां पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि अब जो छोटे शहरों के, कस्बों के टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहरों के जो हॉस्पिटल्स होंगे वहां पर कैशलेस इलाज होगा, तो गोल्डन आवर का ट्रीटमेंट भी वहां पर हो पाएगा। अनुराग, अभी तक ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा था? अब जैसा कि आपने बताया खबर में कि इंश्योरेंस कंपनी अब छोटे शहरों के अस्पतालों को भी अपने कैशलेस इलाज वाले पैनल से जोड़ पाएंगी। अब तक इनको इनपैनल्ड करने में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सर्टिफिकेशन जो होता था, NABH सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता था हॉस्पिटल्स को, और उसकी स्टैंडर्ड होते थे कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ बेड्स वहां पे होना चाहिए, ये डॉक्टर्स होने चाहिए।
तो वो सारा जो स्टैंडर्ड होता था तो उस पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स उस स्टैंडर्ड के दायरे में नहीं आते थे। उस जो मानक बनाया हुआ था, एक बेंचमार्क सेट था, तो उसके वो दायरे में नहीं आ पाते थे। तो वहां पर उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता था। सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाने की वजह से जो रोहिणी नेटवर्क है, जहां पर सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट तैयार हुई, जहां जिससे इंश्योरेंस कंपनियां अपने हॉस्पिटल्स को इम्पैनल करती, तो वहां पर वो नहीं पहुंच पाते थे। तो इस वजह से बड़ी संख्या में जो हॉस्पिटल्स हैं वो बाहर रह जाते थे। बिल्कुल। छोटे शहरों में सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आती थी कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमार हो गया, तो वहां पर की जो आसपास के अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में वो इंश्योरेंस का फायदा नहीं उठा पाते थे। तो होता क्या था कि इनको या तो बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता था या किसी बड़े अस्पताल का रुख करना पड़ता था जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पैनल में हो। तो अब जो अनुराग खबर लेकर आए हैं वो बहुत क्रांतिकारी खबर इसलिए है क्योंकि इससे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी अपने आसपास के अस्पतालों में इलाज कराना, वो भी इंश्योरेंस के तहत, वो मुमकिन हो जाएगा। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। एक तो ये आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है अनुराग, दूसरा जो हम कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए आप नए नए रिफॉर्म्स कीजिए, तो उसके तहत भी ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नए चेयरमैन आए हैं IRDA के, देवाशीष पांडा, जो पूर्व DFS सेक्रेटरी भी रह चुके, तो वो बहुत हर हफ्ते एक बड़े से बड़ा ऐलान कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक ऐलान किया यूज एंड फाइल वाला, पहले आप प्रोडक्ट को यूज करिए, फिर कंपनियां फाइल करें, फिर पे एज यू यूज, जो हमने कुछ दिन पहले हमने खबर की थी। तो उसी कड़ी में ये एक और ऐलान है जिसमें मकसद यही है कि देश के कोने कोने तक इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाया जाए, पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को टारगेट भी दिया है। अभी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनका प्रीमियम 2 लाख करोड़ का है, वो उन्होंने टारगेट दिया है कि अगले 5 साल में वो 11 लाख करोड़ तक हो जाना चाहिए। जो पेनिट्रेशन है वो डबल हो जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में ये ऐलान है जहां पर थोड़ा बहुत सिस्टम बदलेगा। और उसमें IRDA ने यह भी कहा है अपने सर्कुलर में कि जो बोर्ड की पॉलिसी है हॉस्पिटल को इम्पैनल करने की, वहां पर मैन पावर का ध्यान रखा जाए, सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उस बोर्ड पॉलिसी को वेबसाइट पे डालना होगा। तो ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है। IRDA पूरी तरह से बता रहा है कि जिस तरह से बोर्ड की पॉलिसी बनेगी हॉस्पिटल को एम्पैनल करने की, उसकी जानकारी भी आपको पब्लिक डोमेन में डालनी होगी। लेकिन इसमें एक दीपक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स जहां पर कैशलेस इलाज होता है तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स को पता है कि भाई मरीज तो नहीं दे रहा है, ये कैशलेस हमको भुगतान होगा। तो इसमें एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि हम सारी पॉजिटिव जो प्रोज बता रहे हैं तो कॉन्स भी बताना हमारा दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस होगा तो हॉस्पिटल्स के द्वारा चार्जेस अगर ज्यादा लिए जाएंगे तो उसका इंपैक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी आ सकता है। बिल्कुल। और ये ऑल टुगेदर तो हमारी पहले मुहिम भी रही है, और कोरोना के दौरान तो हमने हॉस्पिटल के जो अनाप शनाप जो चार्जेस हैं उसके खिलाफ भी हमने मुहिम चलाई थी। अभी भी हम लगातार, अनुराग भी अपनी रिपोर्ट्स में और हम लोग भी कहते रहे हैं कि इंश्योरेंस अगर किसी के पास है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप चार्जेस को इन्फिल्ट्रेट करके उसको बढ़ा चढ़ा के दें। अब उस पर भी अलग से काम चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, और इस खबर पर जानकारी देने के लिए अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आज की दूसरी बड़ी कवर स्टोरी। चीन पर न सिर्फ दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगते रहते हैं, बल्कि वो अपने नागरिकों की आवाज को दबाने में भी पीछे नहीं रहता। और ये बात एक बार फिर सामने आई है एक वीडियो के जरिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि चीन के एक शहर में सेना के टैंक उतर आए हैं। अब दावा यह है, अब पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, चीन का वीडियो है, चीन से खबर छन के आने में वैसे ही कितना बड़ा ये पूरा प्रोसेस होता है ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो वीडियो, इसके बारे में यही कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये नज़ारा हेनान प्रांत का है। दावों के मुताबिक यहाँ बैंक ऑफ चाइना की शाखा के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को डराने के लिए ये टैंक बुलाए गए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये टैंक प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उस सड़क से गुजर रहे थे काफिला सेना का जहां प्रदर्शनकारी खड़े थे, तो लोगों ने रिलेट कर दिया। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स इन टैंकों को चीनी सरकार की तानाशाही बता रही है।
अगर इस वीडियो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सच हैं, तो क्या चीन अब अपने बैंकों को टैंकों के सहारे बचाने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल वाले चीन में पहली बार लोग बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के प्रदर्शन की वजह है बैंकों में फंसा उनका पैसा। दरअसल चीन के हेनान और अनहुई प्रांत के 5 ग्रामीण बैंकों में आम लोगों के पैसे अप्रैल से फ्रीज पड़े हुए हैं। आंकड़ों में देखें तो इन बैंकों में कम से कम 39 अरब युआन यानी करीब 46,000 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। चीन के 4 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा इन बैंकों में फंस गया। अप्रैल में जब लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे तो उनसे कहा गया कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बहुत वक्त बीता, लेकिन बैंकों ने बार बार मेंटेनेंस की वजह से पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने बैंकों से अपने पैसों की डिमांड की। लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आया कि चीन में अब तक का बड़ा बैंक घोटाला हो चुका है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन में 5 ग्रामीण बैंकों में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक घोटाले के केंद्र में हेना जिंकाइफू ग्रुप इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। यह एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है। इस कंपनी ने बैंक कर्मचारियों के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए निवेश को प्रोत्साहित भी किया। लोगों को बताया गया कि उन्हें इस पर निवेश से ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब चीन में आमतौर पर 3 से 4% ब्याज मिलता है, लेकिन इन बैंकों ने 9% तक ब्याज देने का वादा किया। अब निवेश के बहाने जुटाए गए इन पैसों को कंपनी ने फर्जी लेंडिंग एग्रीमेंट्स के जरिए रियल एस्टेट में लगा दिया। पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब कोरोना की वजह से रियल एस्टेट धड़ाम हुआ तो बैंक लोगों का पैसा वापस नहीं दे पाए और इस तरह से यह बैंक डूब गया। अब जांच में यह सामने आया है कि इस कंपनी के पीछे एक क्रिमिनल गैंग लीडर है। रिपोर्ट की माने तो 2011 से यह क्रिमिनल गैंग लीडर लुई ने कई ग्रामीण बैंकों को इस कंपनी के जरिए कंट्रोल किया हुआ था। इसने क्रॉस शेयर होल्डिंग, कैपिटल और शेयरों की संख्या बढ़ाकर और बैंक कर्मियों को लालच देकर उनकी मिलीभगत से बैंकों को अपने मुताबिक चलाया। जांच के दायरे में खड़ी यह कंपनी 13 ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करती थी और इसके तहत 100 से ज्यादा शैडो कंपनियां थी। अथॉरिटीज ने लोगों से वादा किया कि वो उनका पैसा धीरे धीरे चुका देंगे। फिलहाल बैंक ने 4 ग्रामीण बैंकों के लोगों को पैसा लौटाना शुरू किया है, लेकिन इस घोटाले के बहाने चीनी सरकार की नाकामयाबी भी सामने आई है और जिस तरह का रवैया आम लोगों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनाया जा रहा है, उससे एक बार फिर चीन बेनकाब हुआ है। आइए अब इस पर बातचीत करते हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर से। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी कुछ हमने अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये टैंक के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन सर चीन के बैंकों की ये स्थिति और वहां पर लोगों के प्रदर्शन का दमन टैंकों से करना, ये आपके गले उतरता है क्या? ये तो बहुत पहले से ये कर रहे हैं। ये जैसे फॉर्म भी हुआ, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में लड़ाई थी। नेशनलिस्ट को ताइवान जाना पड़ा, जो फोर्मोसा होता था उस टाइम। ऐसे माओ फिर पावर में आए। तो ये रिप्रेशन तो बहुत पुराना है दीपक जी। और नई सिटीज भी जो बनी है, किसानों को बता दिया जाता था यहाँ पे इस कंपनी की फैक्ट्री लगेगी, वहां पे ये लगेगा, आपको 1 हफ्ते का टाइम है, सामान निकालो और यहाँ से भागो। और प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होते थे। अब यह सोशल मीडिया, वाइबो वगैरह है इनका, जो बहुत सख्ती से कंट्रोल करते हैं उसको भी। बट ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि ये निकल आया, लीक हो गया। बट बाकी आप देखें तो उनके मेन मीडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी को भी इस पे कमेंट करने की अनुमति नहीं है। और तियाननमेन स्क्वायर में जब इन्होंने अपने ही लोगों का कत्लेआम किया था, तब भी टैंक आए थे। और दीपक जी, टैंक ऐसे आते नहीं सड़कों पे, बिकॉज टैंक जिन सड़कों पे जाते हैं आपको रिले करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम तफरी के लिए टैंक्स, 5 टैंक्स या 10 टैंक्स ऐसे घूमने निकल पड़े, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये सब कहानी है। आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई। और ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स बैंक्स बहुत बेच रहे थे कंपनियों के, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कंपनियों को हेल्प कर रहे थे करने में। लोग लालच के वश से या बिना सोचे समझे
कि ये बैंक का डिपॉजिट नहीं है, ये किसी कंपनी का ऑफ द बैलेंस शीट है, जो मुझे सबसे बाद में पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी डूबेगी पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, मेरा नंबर आखिर में लगेगा। ये लोगों को समझ नहीं आई। और अब जब रियल एस्टेट स्लो डाउन है पिछले 1 साल से, तो ये सब अब कमिंग होम टू रूस्ट हो रहा है। पैसा तो डूब चुका है और सरकार को ही भरपाई करनी पड़ेगी। स्पेशली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कुछ इंटरव्यूज निकल के आए लोगों के, वो यही कह रहे थे मैं एसएमई हूं, मैं कैसे तनख्वाहें दूं। लोग कह रहे हैं मेरी सारे जीवन की जमा पूंजी इस बैंक में पड़ी है और बैंक कुछ दे नहीं रहा है, हम स्टार्व कर रहे हैं अभी। ऐसी ऐसी कहानियां निकल के आई। उसके बाद क्लैंप डाउन हो गया। तो ये दर्शा रहा है कि चाइनीज बैंकिंग क्षेत्र में ही कितने छुपे हुए एनपीएस हैं, इनका कभी ऑडिट आप मान नहीं सकते हैं। यही है कि सरकारी बैंक्स हैं सारे, तो सोचते हैं चीन की सरकार पीछे खड़ी है और वो उनको रिकैपिटलाइज कर देगी तो चल जाएगा। इसको भी 2 तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा दीपक जी। हाँ जी। या तो दमन चक्र होगा तियाननमेन स्क्वायर की तरह, या फिर ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज करके एटलीस्ट लोगों के पैसे भरपाई करेंगे। बट वेल्थ मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट हैं, अभी तक सरकार ने माना नहीं है उनको रिकैपिटलाइज करना। तो बैंक डिपॉजिट मिल जाएंगे, बट जो आपने मेंशन किया कि ये ऑफशोर फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स थे, साथ में अगर माफिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन का माफिया बहुत सक्षम है, बहुत डीप रूट्स हैं उसकी, तो अगर माफिया के कंट्रोल में पैसे चले गए हैं तो बहुत मुश्किल है इसका निवारण। और सर इसके अभी मैं देख रहा था कि हमने देखा कि वहाँ के जो बैंकिंग शेयर्स हैं वो लगातार टूट रहे थे, और वैसे भी वहाँ पर इतना क्राइसिस है रियल एस्टेट में। 50 से ज़्यादा शहरों में कम से कम 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बताए जा रहे हैं जहाँ पर लोन चुकाना बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्टर में एक बड़ा संकट आ गया है और उसका लिंकेज सीधा सीधा बैंकिंग सिस्टम से है। तो ये जो प्रॉपर्टी मार्केट में वहाँ का संकट प्लस बैंकिंग संकट, अब कारण उसके पीछे जो भी हों, लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब संकेत दे रहे हैं चाइना की सर? बहुत जबरदस्त, क्योंकि 20% जीडीपी रियल एस्टेट से लिंक्ड है चाइना का। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड जीडीपी है और 20% रियल एस्टेट से आता है। और लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम जमीनें बेच के उस पे रियल एस्टेट बना के आता था, जो अभी बंद हो गया। आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले चीन ने अलाउ किया था कि लोकल गवर्नमेंट्स के जो शहरों के लेवल पे, गांव के लेवल पे 900 बिलियन की एडिशनल उनको अलाउ कर रहे थे डेट रेस करना। दूसरा ये हमें ख्याल रखना है कि स्केल कितना है। स्केल है 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है रियल एस्टेट की तरफ। अधिकतर उसमें मॉर्गेज है आम नागरिकों को घर खरीदने के लिए। ये वन वे स्ट्रीट होती थी दीपक जी पिछले साल तक, कि कीमतें बढ़ती रहेंगी और लोग वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा जरिया ये रहता था मकान बुक कर लो और किस्तें चुकाते रहो। अब क्या हो रहा है, साल दर साल कीमतें गिरी हैं और जो नई खपत है वो नहीं हो रही। -70% है रियल एस्टेट का ग्रोथ। तो नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे और बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए। संडे को पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो उनके आरबीआई गवर्नर के इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि बैंक्स को लेंडिंग करनी चाहिए इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। इसीलिए लोग नहीं चुका रहे क्योंकि उनके मकानों की कीमत जो है वो उनके लोन से कम हो गई है। तो वो कह रहे हैं आप चाबी ले लीजिए, मैं तो मॉर्गेज नहीं भरूंगा। और पहली बार इस तरह का इतना वेल स्प्रेड पूरे देश भर में इस तरह का एक संकट आ रहा है। आप याद करिए 1989 जापान का भी यही हुआ था और जापानीज बैंक्स के इतने ह्यूज मॉर्गेज डेट खराब हो गए थे कि कई साल लगे और उसके बाद जापान उधर से निकल नहीं पाया। गवर्नमेंट को पूरा कैपिटलाइज करना पड़ा था। तो ये संकट है सामने। अब चीन इतना ओपेक है, जापान तो बहुत ट्रांसपेरेंट थे, बैलेंस शीट्स हमें पता थी और रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा। बट यहाँ तो पता भी नहीं कि कितना बड़ा संकट है। इतना ही पता है 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है
चीन का जीडीपी आप याद करिए 16 ट्रिलियन का है। एब्सोल्युटली सर। और वहां पर इसे बाकायदा मीडिया में मैं पढ़ रहा हूं, इसको बाकायदा मॉर्टगेज रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, रिवोल्ट कहा जा रहा है, मॉर्टगेज रिवोल्ट। तो ये किस तरह का वहां पर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है और उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? कई लोग तो इसको लेमन लाइक क्राइसिस से भी जोड़ रहे हैं, हालांकि अब वहां तक बात जाएगी नहीं जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, सड़कों पर टैंक आना और उसकी सफाई में सरकार जो भी कहे या मीडिया में उनकी तरफ से जो भी फ्लोट की जाए खबरें, लेकिन वहां के लोग सड़कों पर हैं। सबसे पहली बात तो इस बात को समझिए आप। और लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ है, वहां की बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ है, और उसके दमन करने के लिए टैंकों का प्रयोग करना वैसे चौंकाता तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो हम आप तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अब जैसा कि मैं कहीं पढ़ रहा था, लीमन लाइक क्राइसिस ना हो जाए, हालांकि इससे पहले भी जब रियल एस्टेट संकट की शुरुआत हुई थी तब भी ये कहा गया था, उसका उतना ज्यादा असर तो दिखा नहीं। लेकिन अगर ये आगे बढ़ा चाइना का ये संकट, तो हमारे ऊपर तो सर कोई आंच नहीं आएगी ना? हमारे ऊपर यही है कि कमोडिटी से जो लिंकेज है, जो तेल की कीमतें गिर रही हैं, जो मेटल्स की कीमतें गिर रही हैं, बिकॉज चीन उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। 60% स्टील या कॉपर चीन यूज करता है, और ज्यादातर उसमें चीन का रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इसमें परेशानी आ गई तो आपके मेटल्स की कीमतें और गिर जाएंगी। और सप्लायर है पूरी दुनिया का, तो अगर उबड़ खाबड़ हुई चीन की इकोनॉमी तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे असर आ सकता है, हमारे पे भी असर आएगा। आप देखिए, हमारा तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, बहुत चीजें चीन से आती हैं, स्पेशली केमिकल्स हो और बाकी रोजमर्रा की चीजें, तो प्रॉब्लम जरूर है। और इमर्जिंग मार्केट जो आता है दीपक जी, ये याद करिए, छोटा सा इजिप्ट हो, टर्की हो, अर्जेंटीना की इकोनॉमी हो, कहीं भी डिफॉल्ट आता है, बिकवाली पूरी आ जाती है। वो सब इमर्जिंग मार्केट बेचते हैं और हमारे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। हम सक्षम है लोगों को लौटाने में पैसे। तो अगर एफआई सेलिंग आती है, चीन का याद रखिए, चीन का एक्सपोजर कितना है एफआई का? $15 ट्रिलियन है। अगर हमारे से $30 बिलियन इस साल में निकाले गए हैं, चीन में से 115 बिलियन निकले हैं इस साल में। तो अगर 4 गुना चीन से निकलता है, 1 गुना हमसे भी निकलता है दीपक जी, क्योंकि वो फिर जब जाते हैं, जब इमर्जिंग मार्केट ETF सेलिंग होती है, कोई किसी को चीन का एक्सपोजर है नहीं रखना, वो पूरा जब फंड बेचेगा, जेम फंड बेचेगा, भारत को भी उसमें से 1/4 हमारे भी बिकवाली हो जाती है। तो सब लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि चीन में गड़बड़ होगी हमें कुछ नहीं होगा, हम भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। आपसे बात करने के बाद सर ये सेटिस्फैक्शन ये मिलता है, हम कहाँ टैंक के विजुअल दिखा रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि हम दमनकारी नीतियों और वहाँ पर मिलिट्री और इस सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बात बैंकिंग सिस्टम में गई, फिर इकॉनमी में गई, और फिर अजय सर ने कितने अच्छे से समझाया कि भारत के लिए उसके क्या मतलब हैं। तो कुल मिला के एक छोटी सी कहानी नुमा जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए थे, उसके पीछे के कितने आयाम हैं, कितनी परतें हैं और समूची अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ी हुई है इन तस्वीरों से, ये आपको हमने बखूबी समझाया। शुक्रिया सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छे ढंग से आपने इस पूरे मुद्दे को समझाया। थैंक यू। और जी बिजनेस की खास मुहिम डीमैट डाका जो ऑपरेशन हमने चलाया था, इससे खलबली मची हुई है। जी बिजनेस की मुहिम को न सिर्फ लोग सराह रहे हैं, बल्कि अब एजेंसीज एक्शन में भी हैं और लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लगातार मुखर भी हो रहे हैं। जी बिजनेस की बड़ी पड़ताल हम आगे भी जारी रखेंगे। तो अगर आपके पास या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना हुई है, उसके डीमैट तक डकैतों की पहुंच बनी है, उसके डीमैट पर कोई भी आंच आई है, तो आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। आपको करना क्या है ये हम आपको बता रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए तो आप हम तक पहुंच ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारी हेल्पलाइन के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका ने आपकी हमारी आंखें खोल दी और आपने ढेर सारा प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। शो तो खत्म हो गया ना? जी नहीं, ये शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को हमें और आगे बढ़ाना है और पहुंचाना है, क्योंकि हमें
ढेर सारी शिकायतें मिल रही कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनके अकाउंट हैक हो गए। अगर आप भी ऐसे ही एक पीड़ित हैं और अगर आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम करेंगे आपकी मदद। संपर्क कीजिए हमसे हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर, हम आपकी बात को उठाएंगे। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। जी बिजनेस है हमेशा आपके साथ। चलिए अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप ऑनलाइन सर्च में जो आपके साथ एल्गोरिथम के नाम पर गड़बड़झाला हो रहा है उसकी हम न सिर्फ पड़ताल करेंगे बल्कि एक स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए इंडिया 360, कहीं न जाइए, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होगा। शेयर बाजार की ट्रेडिंग, पॉलिटिक्स में फाइटिंग, जॉब की वेटिंग, इंडस्ट्री की रेटिंग, कब, क्यों और कैसे, देखिए न्यूज लाइव सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, मैथ। अच्छा, शेयर कौन सा? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। સ્ટ્રાઇડલી સોલ્યુશનમાં એક ખાસ વસ્તુ એવી છે કે તમે કોઈ પણ મિડ સાઇઝ આઈટી કંપની વિશે જો જાણતા હોય તો મિડ સાઇઝ આઈટી કંપની મોટા ભાગે એક કે બે ટેકનોલોજી ઉપર કામ કરે છે, જ્યારે યુ વુડ બી સરપ્રાઇઝ કે સ્ટ્રાઇડલી સોલ્યુશન એકમાત્ર એવી કંપની છે આખા ગુજરાતમાં આઈ શુડ સે જે મિડ સેગમેન્ટમાં છે અને જે .NET, MVC, એન્ગ્યુલર, CRM, ડાયનેમિક 365, SAP, ઓરેકલ, JD એડવર્ડ્સ એવા લાંબા ટેકનોલોજીકલ સ્પેક્ટ્રમમાં કામ કરે છે. સો એનીથિંગ વોટ યુ નો you can join Stridely, you can valuate Stridely, or anything you are looking for Stridely can valuate into. એટલે ગમે તે વસ્તુ તમે જાણતા હોય મારી કંપનીમાં તમે તમારું યોગદાન આપી શકો, અથવા જો તમે કોઈ કસ્ટમર તરીકે મારી પાસે કોઈ ખાસ ટેકનોલોજીની ડિમાન્ડ કરો તો મારી પાસે એ ટેકનોલોજી માટેની સર્વિસ આપવા માટે સક્ષમતા છે. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको खबर दी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया जो थी, जो चुनाव था, उसमें विजयी घोषित कर दी गई हैं और अब उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, उनसे वो मिलने पहुंचे हैं। देश को नया महामहिम मिल गया है और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति वो बनने जा रही हैं और ख़ास बात यह है कि देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया, उन्हें बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करें तो जरूरी नहीं कि सबसे बेहतर प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर दिखाई दे। टॉप पर वो प्रोडक्ट दिखता है जिसे टेक कंपनी चाहती है कि वो दिखे आगे, भले ही वो प्रोडक्ट कैसा भी हो, किस भी क्वालिटी का क्यों ना हो। इस डिस्प्ले पैटर्न के लिए कंपनियां एल्गोरिथम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब सरकार एआई सिस्टम जो कि एल्गोरिथम बेस्ड होता है, इसको पूरे के पूरे कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए तैयारी कर चुकी है। क्या सरकार के रेगुलेशन से इनकी मनमानी रुक पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। Amazon, फ्लिपकार्ट हो, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, जस्ट डायल हो या फिर गूगल, फेसबुक या ट्विटर, ये सभी ऐसे ऐप हैं जिनका पूरा सिस्टम एल्गोरिदम इंटेलिजेंस बेस्ड है। आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर चली नहीं कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं।
सर्च इंजन के एल्गोरिथम इंटेलिजेंस सिस्टम का काम होता है कि वो आपकी सोच को मशीनीकरण में बदलकर फैसला लेता है, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की कमांड कंपनियों के ही हाथों में होती है। बड़ी टेक कंपनियों के टेक्निकल स्टाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पैटर्न को अपने कारोबारी फायदे के हिसाब से डिजाइन करते हैं। वो जैसा चाहते हैं एआई वैसा ही परिणाम आपके सामने रखता है, लेकिन सरकार अब बड़ी टेक कंपनियों की इस मनमानी पर लगाम कसने जा रही है ताकि टेक कंपनियां अपने फायदे के लिए कंज्यूमर्स के हितों से खिलवाड़ न कर सकें। सरकार इंटरनेट को रेगुलेट करेगी और इंटरमीडियरीज की जवाबदेही तय करेगी, यानी देसी विदेशी सभी टेक कंपनियों को देश के कानून के दायरे में काम करना होगा। चलिए आपको बताते हैं टेक कंपनियां कैसे कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाती हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैसाखी बनाकर मनमानी करती हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐप पर होटल तलाश रहे हैं। आपकी रेंज 5000 की है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर वो विकल्प होगा जिसकी सर्विस भले ही बेहतर ना हो लेकिन कीमत ऊंची होगी, जबकि इसी कीमत पर अच्छी सर्विस वाला होटल सबसे नीचे डिस्प्ले होता है। कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है। सर्चिंग पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, तो सबसे ऊपर सबसे बेहतर ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कंपनियां पैसे लेकर दोयम दर्जे के प्रोडक्ट या सर्विस को ट्रेंड कराती हैं। इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर नामचीन लोगों के नाम से फेक अकाउंट को लेकर भी है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सब कुछ हो रहा होता है तो एक ही नाम के 2 अकाउंट कैसे बन जाते हैं? इन मामलों की शिकायत पर एक्शन नहीं होता। अगर होता भी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहाना बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। फिलहाल तो सरकार ने इनकी मनमानी रोकने के लिए पेटीएम, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, गेमिंग फेडरेशन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ बैठक की है, जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के साथ देश के कानून के दायरे में काम करने को लेकर बात हुई। सरकार ने इन कंपनियों से डिजिटल मार्केट रेगुलेशन को मजबूत बनाने को लेकर भी राय मांगी है। साथ ही इन कंपनियों को अपने एआई पैटर्न को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया है, ताकि कंज्यूमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर खुद को ठगा महसूस न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के दौरान भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया था। अब जब रेलवे 100% क्षमता के साथ चल रही है तो छूट की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा अब नहीं होने जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका छूट को बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। आखिर क्यों सरकार ने ऐसा कहा और सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट के बाद इसका क्या असर दिखाई देगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं और इन लाखों लोगों में कई बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें लोअर बर्थ चुनने का विकल्प दिया जाता है। सीट चुनने के इस विकल्प के साथ ही रेलवे पहले बुजुर्गों को टिकट में छूट भी देता था, जो अब नहीं मिल रही। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की माने तो आगे भी ये सुविधा अब नहीं मिलने वाली। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते 2 सालों से पैसेंजर सर्विस से आय घटी है। इसका रेलवे की वित्तीय सेहत पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि रेल कंसेशन बहाल करने से रेलवे की वित्तीय सेहत और बिगड़ेगी, इसलिए सीनियर सिटीजन समेत सभी कैटेगरी के लोगों के लिए रियायती रेल टिकट सेवा बहाल करना मुमकिन नहीं है। रेल मंत्री के मुताबिक सीनियर सिटीजन को टिकट पर छूट देने से 2017-18 से 2019-20 के बीच रेलवे को 4,794 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल रेलवे 4 तरह की विकलांग कैटेगरी, 11 तरह के मरीजों और छात्रों को रियायती रेल टिकट उपलब्ध करा रही है। आपको बताएं कि मार्च 2020 से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर छूट मिलती थी। महिलाओं को किराए पर 50% और पुरुषों को 40% तक छूट दी जाती थी। इसके लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल में यह छूट खत्म कर दी गई थी। छूट की उम्मीद कर रहे लोगों को रेलवे के इस फैसले से झटका जरूर लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जब आप कार खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि वो कार कितनी सेफ है, और कोई कार सेफ है या नहीं ये बताने के लिए सेफ्टी रेटिंग की व्यवस्था होती है। इसके लिए फिलहाल ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि ग्लोबल NCAP है या NCAP जिसे बोलते हैं, लेकिन अगले साल से भारत खुद की सेफ्टी रेटिंग व्यवस्था लाने वाला है। क्या ये व्यवस्था और कब आएगी और कैसे काम करेगी, देखिए पूरी डिटेल। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली मौत की एक बड़ी वजह सड़कों पर चल रहे असुरक्षित वाहन हैं। कोई वाहन कितना सेफ है ये बताने के लिए ग्लोबल NCAP की व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था कारों को ग्लोबल पैमानों पर नापती है, न कि भारतीय सड़कों के लिहाज से। इसी वजह से अब सरकार भारत NCAP लेकर आ रही है और अप्रैल 2023 से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। भारत NCAP की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि कुछ ऑटो कंपनियां सेफ्टी मेजर्स को लेकर दोहरा मापदंड अपना रही हैं। सरकार का कहना है कि जो कारें भारत के लिए बनाई जा रही हैं उनमें इंटरनेशनल सेफ्टी मेजर्स के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, जबकि विदेशी बाजार में बिकने वाले समान मॉडल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ऑटो कंपनियों की इसी मनमानी पर लगाम कसने के लिए NCAP की व्यवस्था लाई जा रही है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत NCAP कारों के किसी भी मॉडल की सेफ्टी रेटिंग कर सकेगा। इससे कार बाजार में प्रतिस्पर्धा आएगी। सरकार की ये स्कीम ऑटो निर्माता कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन बिक्री के आधार पर किसी कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल के बेस मॉडल को चुना जाएगा। इसे पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर सरकार भी चुन सकती है या ऑटो कंपनी खुद इसके लिए आगे आ सकती हैं। भारत NCAP 1 से लेकर 5 स्टार रेटिंग तक देगी। इसे कार खरीदने वालों में सेफ्टी को लेकर जागरूकता आएगी। धीरे धीरे लोग सेफ्टी को ज्यादा अहमियत देंगे। ऐसे में सभी ऑटो कंपनियों के लिए सेफ्टी से जुड़े इंटरनेशनल मानकों को पूरा करना मजबूरी होगी, वरना सेफ्टी मानकों को नहीं अपनाने पर उनके बिजनेस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार कारों को सुरक्षित करने के लिए कई नियम ला चुकी है। सभी कारों में 2 एयरबैग को इसी साल 1 जनवरी से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से सड़कों पर उतरने वाली उन सभी कारों में 6 एयरबैग्स को जरूरी कर दिया गया है, जिसमें 8 लोग सवारी कर सकते हैं। अब सरकार को भरोसा है कि भारत NCAP लागू होने के बाद कारों के सेफ्टी स्टैंडर्ड बेहतर होंगे और इससे सड़क दुर्घटनाओं में नुकसान भी कम होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में इस बार भी कर्नाटक टॉप पर बरकरार है। इस लिस्ट में दूसरा स्थान तेलंगाना और तीसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। इस इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर बनाया गया है। इसके जरिए इनोवेशन क्षमताओं और इकोसिस्टम की पड़ताल की जाती है। पिछले एडिशन में 36 संकेतकों के आधार पर एनालिसिस कर इंडेक्स को तैयार किया गया था। इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। नीति आयोग ने बयान में कहा है कि व्यापक ढांचे के माध्यम से ये इंडेक्स भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इनोवेशन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रेन स्ट्रोक से हर साल 18 लाख लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस बीमारी के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी तक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाती है। इस दिन को मनाने का मकसद दिमागी बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाना है। वर्ल्ड ब्रेन डे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। 1957 में 22 जुलाई को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना की गई थी। ये संस्था ब्रेन डिसऑर्डर को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करती है। दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक भारत में ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत में ब्रेन स्ट्रोक से हर साल 18 लाख लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 4 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी है। सर्वे में शामिल 59% लोगों ने ब्रेन स्ट्रोक को चिंता की बात मानने से इनकार किया। 77% लोगों को स्ट्रोक से जुड़े खतरों के बारे में पता ही नहीं है। मेट्रो शहरों के 71% लोग स्ट्रोक के बारे में जानते हैं, जबकि मिनी शहरों में सिर्फ 48% लोग स्ट्रोक के बारे में जानते हैं।
भारत में स्ट्रोक को लेकर जागरूकता फैलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बाद ब्रेन स्ट्रोक मौत का दूसरा सबसे आम कारण बनकर उभरा है। 2019 में देश में कुल मौतों में 7.4% मौतों के लिए स्ट्रोक जिम्मेदार था। इसके अलावा 1996 से 2019 के बीच देश में स्ट्रोक के मामलों में 100% की बढ़ोतरी हुई है। इस सर्वे में यह भी पता चला है कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं है, जिसके चलते मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने ब्रेन हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई है। इसके साथ ही देश भर में स्ट्रोक रेडी सेंटर्स की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। बाजार में लगातार 5वें दिन शानदार तेजी देखने को मिली। आज कारोबार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। निफ्टी ने 16,500 से 16,525 के बीच थोड़ा वक्त बिताया। करेंसी बाजार और कच्चे तेल की कीमतों में आई स्थिरता ने बाजार में जोश भरने का काम किया। साथ ही FIIs की ओर से खरीदारी आती दिखी। बाजार ने आखिरी 1 घंटे में शानदार बढ़त बनाई। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर एक्शन देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 284 अंक चढ़कर 55,682 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 16,605 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 229 अंकों की तेजी रही। जरा फटाफट अमेरिकी बाजारों का रुख भी कर लेते हैं, वहाँ पर किस तरह के कारोबार के संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए, आप डाउ जोन्स में सुस्ती दिखाई दे रही है, लगभग 200 अंक नीचे 31,682 के आसपास कारोबार कर रहा है, 191 अंक नीचे। और नैस्डैक में थोड़ी आप तेज़ी कह सकते हैं, बहुत हल्की 23 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 11,921 के लेवल पर। कल की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत। मार्केट में तेजी जारी है। संदीप जी, कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, अब क्या उम्मीद रखें? बिल्कुल, आज सेटलमेंट था, वीकली सेटलमेंट बहुत बढ़िया रहा और लास्ट के 1 घंटे में जैसा कि आपने कहा बहुत बढ़िया तेजी बनी और 16,600 के ऊपर बंद हुई है। तो जो क्लोजिंग आई थी 16,605, तो उससे भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है। 200 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली आज क्लोज हो गया। कल ऊपर ट्रेड किया था, आगे थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, बट आज डिसाइसिवली ऊपर खुल के ट्रेडिंग नीचे के रेंज में जरूर कर रहा था, बट एक अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। काफी अच्छी क्लोजिंग थी, हाईज पे क्लोज हुआ। तो मुझे लगता है कि कल भी मार्केट तेज ही खुलना चाहिए और ऐसा लगने लगा है कि 16,800 से 17,000 का रेंज है वो खुल गया है। और कहीं ना कहीं कल अगर तेज रहता तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और FII जिस तरीके से बाइंग भी कर रहे हैं, DII कैश मार्केट में थोड़ा सेल कर रहे हैं, बट FII की बाइंग देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। और कुछ क्रूड ऑयल नीचे आना वो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। सो लेट्स सी, काफी सारी चीजें जो वर्स थी वो सब प्राइस इन होती हुई लग रही है और आगे देखते हैं कि कैसे बाकी क्यूज आते हैं। बट ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ। आज तो केमिकल स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से केमिकल सेक्टर, बैंक्स, PSU बैंक्स, ये सब बढ़िया करेंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप पे बिल्कुल रुझान रखना चाहिए। शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। भीषण गर्मी की आग पूरे यूरोप को भस्म करने पर तुली हुई है। फ्रांस से लेकर स्पेन तक यूरोप के जंगल दहक रहे हैं। 40 डिग्री के पार जा रहा है तापमान। गर्मी के टॉर्चर की पूरी कहानी सब कुछ बताने के लिए काफी है। यूरोप में गर्मी किस कदर अपना रौद्र रूप दिखा रही है, ये समझने के लिए आप सिर्फ कुछ तस्वीरों को देखिए। हजारों एकड़ जंगल गर्मी की आग में झुलस रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें भी आग की गर्मी में झुलसकर धुआं हो जा रही हैं। स्पेन में तो आग जैसे सब कुछ जला देने की जिद पर अड़ी हुई है। चाहे दिन हो चाहे रात, आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कामयाबी अभी कोसों दूर है। अब इटली का भी हाल देख लीजिए। जंगल के जंगल आग की लपटों में झुलस रहे हैं। यहां भी आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन कोशिश उतनी कामयाब नहीं हो रही है। ग्रीस में भी गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लग गई है। एथेंस के जंगल लगातार जल रहे हैं। करीब 500 अग्निशमन कर्मचारी आग पर काबू पाने और लोगों को बचाने के मिशन में जुटे हुए हैं। फ्रांस में तो लगभग 21,000 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 37,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि आग ने जंगलों के साथ रिहायशी इलाकों को भी
पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जर्मनी में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचते ही लोग समंदर किनारे पहुंचने लगे हैं। लोगों के लिए 40 डिग्री का ये टॉर्चर सहना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।